अल्लाह ने मेरी कौम को शऊर दे दिया है, बेदार कर दिया है। और ये वो कौम अब वो बनने जा रही है इंशाअल्लाह, जो मेरे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की सोच थी और मेरे सियासी लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए। ये है हमारे दो लीडर। और जो सारी दुनिया का लीडर रहमतुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कभी उनसे बड़ा कोई लीडर आया ना आ सकता। तो पाकिस्तानियों, अब मुझे आपने जवाब देना कि जब मेरा मुल्क बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये जो नौजवान, क्योंकि मैं खास तौर पे अपने नौजवानों से मुखातब हूं, आगे एक मिनट, आगे आपने शोर नहीं करना। और आपको ये अगला स्टेज आपने जो बना दिया है, आपने अब डिसिप्लिन बन के रहना, डिसिप्लिन। अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका नौजवानों आपने इसका मतलब समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जो इंसान जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाता है, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसकी उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। वो इंसान को, एक छोटे इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। वो एक कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मदीना में जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक कौम बनाई थी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी। और उसने उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, उस ला इलाहा इल्लल्लाह ने उनको दुनिया की इमामत करवाई। तो वक्त की सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। कई सौ साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की ला इलाहा इल्लल्लाह पे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि मैं अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे मेरा ज़मीर, मैं अपने ज़मीर को बेचूं। कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह समझ जाता है, बावलपुर वो कभी लोटा नहीं बन सकता। और बावलपुर यहां तो एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है। 3.5 साल हुकूमत में बैठ के ऐशी करता है और फिर लोटे का मुंह उधर चला जाता है।
तो बावलपुर मेरे से वादा करना, सामने चुप, शोर ना करो, मेरे से वादा करो कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। इंशाअल्लाह जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए, जमीन फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। हमारा पाकिस्तान वो बनने जा रहा है जो मेरे सियासी लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर कायद-ए-आज़म, उसके मुखालफीन भी उसे कहते थे कि सादिक और अमीन है, सच्चा इंसान है। और वो जो हमारा लीडर था, उसने तब कहा, आज से कई साल पहले नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उसने तब कह दिया था कि मुसलमानों देख के रहो कि कहीं अंग्रेज की गुलामी के बाद आप हिंदू की गुलामी ना करें, इसलिए पाकिस्तान बनना जरूरी है। और आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का हाल देखो, किस तरह की वो बेचारे गुलामी कर रहे हैं। मेरे कायद ने पहले ही मुसलमानों को बता दिया था कि इसलिए पाकिस्तान जरूरी है कि सिर्फ एक आजाद कौम, एक आजाद इंसान, एक आजाद कौम, उसी की परवाज ऊपर होती है। और ला इलाहा इल्लल्लाह वो ही कौम जो आजाद होती है, क्योंकि वो जंजीरें तोड़ देते हैं आप जब आप अल्लाह से दावा करते हैं कि मौला तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो मुझे जरा मेरे बावलपुर के बाशऊर, बेदार, बाशऊर, गैरतमंद पाकिस्तानियों, आपने मेरे से वादा करना कि ये जो अब पाकिस्तान बनने जा रहा है, आपने मेरे से वादा करना है कि आपने कभी सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकना। कितने पैसे? आपने कभी इस तरह के लीडर के साथ नहीं जाना जो ये कहे, दिखाओ जरा, साउंड दिखाओ। ठहर जाए जरा, थोड़ा सब्र, अभी आपको पता चलेगा कि चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश क्या होती है। चलाओ भी। मैं सलूट शुरू हो रहा हूँ, मैं हिंदी गुजरात में तुर्की बोल रहा हूँ, और मैं देखा कि आप हमारे बड़े अजीब भाई हैं, हमेशा आपने हमारी दोस्ती और मैं दूंगा। जब मैं आया हूँ आपने मांगने आ रहा हूँ, मैं मांगने आने को जरूरी है। हमारा दूसरा माली में 25 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ हिस्सा आप हाथ उठाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम बिल्कुल तैयार लेकर चलेगा, खुशियाँ करेंगे, फिर गाँव में खड़े। हाँ शबाज शरीफ, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो मजबूर हूं। कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। शबाज शरीफ, सारी कौम तो मेहनत कर रही है, तुम चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हो। मरियम, अच्छा अब मैं बताऊं कि ये खानदान क्या कर रहा है हमारे से। तैयार हो जाओ ख्वातीन, जरा आप भी गौर से ये देखें, नौजवान ये देखें कि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। 30 साल से। एक ये शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान,
ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। तो आप जरा सुने, मैं चाहता हूं जरा गौर से ये अब आप देखें कि 2012 में मैं जब इनसे पूछ रहा था कि तुम्हारे लंदन में अरबों रुपए के, मेफेयर के अंदर अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स हैं, तो तब ये क्या कह रहे थे, चलाएं आप ये इनकम नहीं का कोई प्रॉब्लम खा दे सकते, क्योंकि आपके मेफेयर के अंदर वो आपकी 4 अपार्टमेंट्स में उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी लोग टैक्स भी टोटल आमदनी बताई 94 में, मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, बताइए कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये सुन लिया। आज से 10 साल पहले मैंने इनसे पूछा कि अरबों रुपए की आपकी मेफेयर में प्रॉपर्टीज हैं, किधर से पैसा आया? क्योंकि टैक्स में तो आपने दिखाया हमारे आपकी आमदनी नहीं है। अब जरा ये सुने कि ये इनका शरीफ खानदान का नुमाइंदा बात ये कि 3 अरबों रुपए की मेफेयर प्रॉपर्टी की बात करें, पता नहीं बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है, लाएं दिखाएं, क्या कह रहा है ये? किधर है वो प्रॉपर्टीज? लाएं, दिखाएं, बताएं। सुन लिया आपने? सुन लिया? नहीं सुन लिया ना? कहता किधर है ये प्रॉपर्टीज? अच्छा, अब आप उस खातून को सुने जिसको बड़ा मुश्किल सच बोलना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल मैडम ने प्रॉपर्टी पर रूल की बातें नहीं, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के पास है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी भी कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंडियन की बात है। अच्छा, सदके जाऊं, एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को, बेचारी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेचारी 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकती, लेकिन अल्लाह अल्लाह का सच का खुदा है। अब ये 10 साल पहले थी, इनको ये नहीं पता था कि अल्लाह का काम यह है कि सच सामने ले आता है तो एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है। पैनामा पेपर्स के नाम पे दुनिया में बड़े बड़े सियासतदानों का इंकशाफ हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती है। जरा ये आप बताओ। सुन लिया? अच्छा, अब जब ये इंकशाफ हो जाता है तो मरियम के माशाल्लाह सेहतमंद भाई क्या कहते हैं, जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के ऊपर जो आदमी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्का लिमिटेड, यूनिसेफ लिमिटेड, मैंने उनको ओन करती है और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको ओन करनी इस वक्त नई नवाज शरीफ में मुमकिन लग रहा है। ठीक है, अच्छा जी, सुन लिया कि ये चुप कर, सुन लिया आपने? सुन लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज हमारी हैं, जो पहले कह रहे थे हमारी नहीं है। मरियम बेचारी तो कह रही मैं तो पाकिस्तान छोड़ा, दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है। अब पता चला कि अरबों रुपए के, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात वो जनाब मरियम नवाज के थे। अब मरियम के पास तो पैसा नहीं है, मरियम के पास तो पैसा नहीं, उसकी तो कोई आमदनी नहीं, तो ये पैसा किधर से आया? बावलपुर। ये पैसा आपका था। मैं फिर से बता दूं, माशाल्लाह इतनी तादाद में आज हमारी ख्वातीन आई हैं, माशाल्लाह।
अब मैं पूछता हूं आपसे कि करप्शन में और चोरी में क्या फर्क है? चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब कोई आपके घर में डाका मारे, आपकी चीजें चोरी कर ले, कोई आपकी जेब कुतरी से टेलीफोन निकाल ले, ये चोरी होती है। करप्शन वो होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है। चोरी से मुल्क नहीं तबाह होते। जब हुक्मरान, वजीर आजम, सदर, जब वो पैसा चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। आज जितने भी मुल्क गरीब है, जितने मुल्कों में गुर्बत है, वहां इसलिए गुर्बत नहीं कि वसाइल की कमी है, गुर्बत इसलिए कि उनके साहिब इक़्तिदार पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, जिस तरह ये शरीफ है और सरदारी है। तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपके पास आया हूं, मैं आपको तैयार करवा रहा हूं हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। आप सबको तैयार करवा रहा हूं कि हमने अपने आप को इन चोरों से आजाद करना है। बावलपुर दो तरह एक मुल्क में तब्दीली आती है। एक और तब्दीली का मतलब यह कि साहिब इक़्तिदार, रूलिंग एलीट जो मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठी होती है, उसको हटाते दो तरह हैं। या इमाम खुमैनी जैसा खूनी इनकलाब आता है, और या बैलेट के जरिए, इलेक्शन के जरिए एक कौम अपने साहिब इक़्तिदार जो पंजे गाड़ के बैठे होते हैं, उनको उठा के बाहर फेंकती है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, और मैं आज पीडीएम तीन शक्लें, थ्री स्टूजेस, सबसे खौफनाक शक्ल और मुल्क की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, एक ये। दूसरा आपने देख ही लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, जूते देखते पॉलिश शुरू कर देता है, और जिस तरह मैंने कहा बूट देखते तो खास पॉलिश शुरू कर देता, और बड़े बूटों की खास ऐसी चमकदार पॉलिश करता है कि शक्ल नजर आती है उसको उनको में। और तीसरा बताओ, डीजल का काम क्या है कि इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासत चमकाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। नाम लो अल्लाह का और डीजल के परमिट में अपने जमीर को बेच दो। ये तीन शक्लें, ये तीन स्टूडेंट्स ने पूरी मिलके, अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलके
इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत हराई। तो पाकिस्तानियों, तब बावलपुर के बाशऊर लोगों सुनो, जब इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन हमारी मायशत तरक्की कर रही थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल। ये 17 साल के बाद, एक मिनट, ये कौम हमारी मायशत तरक्की कर रही थी कोरोना के बावजूद जो दुनिया में इतना बड़ा बुहान आया था। हमारी किसान, आप किसानों से पूछे, जो हमारे पिछले 2 साल किसानों को जो पैसा मिला, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा पैसा किसानों के पास गया हो। हमारा जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से मैंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत नीचे रखी। हमारे जमाने में तेल 103 से 115 डॉलर पर बिका आलमी मंडी में। फिर से सुन लो नौजवानों, ये नोट करो ख्वातीन, कि हमारा जब दौर था तो तेल आलमी मंडी में 115 रुपए से 103 रुपए पे गया, और हमने पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर रखी। फजल रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर रखी। आज $96 का आलमी मार्केट में पेट्रोल बिक रहा है, सस्ता हो गया। और आज पेट्रोल 236 रुपए लीटर, डीजल उससे भी महंगा। तो सवाल यह है कि जब हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया, क्योंकि हमने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, हमने उससे लोगों के ऊपर कम बोझ डाला, महंगाई कम रखी। इन्होंने बार बार कहा कि जी बहुत महंगाई बढ़ गई। तारीख में नहीं हुई। या ख्वातीन हैं, घरों में बिजली के बिल आए होंगे, आप खुद बताएं कि कभी ऐसे बिजली के बिल किसी को मिले हैं? हमारे दौर में बिजली 18 रुपए यूनिट, आज 36 रुपए यूनिट, टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट। लोगों को, बेचारों को समझ नहीं आ रही कि बिजली का बिल दे या बच्चों की फीस या बच्चों के लिए खाना पीना सब महंगा हो गया। तो ये आए किस लिए थे बावलपुर? ये आए किस लिए थे? क्योंकि महंगाई के तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। किस लिए आए थे? एनआरओ लेने के लिए, अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। जो इन्होंने करप्शन की थी, ये वो केसेस खत्म करने के लिए आए थे। ये अवाम की खिदमत करने नहीं आए थे। ये डाकू अपने केसेस, जो अवाम का पैसा चोरी किया था, वो माफ करवाने आए थे। 1100 अरब रुपए के इन्होंने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवा के, नैब के कानून में 1100 अरब रुपया माफ करवाया है। बावलपुर, ये आपका, इस कौम का पैसा जो आपको मिलना था,
जो आपका चोरी का पैसा था इन्होंने आके चोरों ने माफ करवाया। तो बावलपुर अब आगे किधर जा रहा है पाकिस्तान? सुना जरा गौर से। अब ना इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे वो कम हो रहे हैं, मुल्क की जो माइशत है वो सुकड़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसका सिर्फ एक तरीका है, मेरे पाकिस्तानी तैयार हो जाओ, इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। तो बावलपुर मैं अपनी कौम के सामने अब रोड मैप देता हूं कि हमने कैसे अपने मुल्क को जिस हिसाब में, जिस अंधेरे में, जिस दलदल में हमें ये लेके जा रहे हैं, ये चोरों का टोला हमने कैसे निकालना है। सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा साफ और शफाफ इलेक्शन, 5 साल के लिए अगर हुकूमत आएगी उससे सियासी इस्तेकाम होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, हमारी माशत नहीं ठीक हो सकती। ये जब तक रहेंगे वो और तेजी से नीचे जाएगी, क्योंकि ना कोई बाहर से सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, ना अंदर से इस वक्त हमारे सनतकार सरमाया करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं मुल्क किधर जा रहा है। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए ताकि मुल्क में इस्तेकाम आए, स्टेबिलिटी आए। और उसके बाद हमने ये जो कर्जों की दलदल में फंस रहे हैं, हमारे पास सबसे बड़ा असासा हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। आपने अगले दिन देखा कि 3 घंटे से भी कम वक्त में 5.5 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया सैलाब के मुतासरीन के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। हमने इनसे सरमायाकारी करवानी है पाकिस्तान में। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है। अगर 5 लाख पाकिस्तानियों ने भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दी, हमें कोई IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाअल्लाह ये मैं आप सबके सामने दावा करता हूं कि मैं पूरा प्लान बना रहा हूं कि अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस तरह उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाएं। कैसे हम अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहें कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें बजाय दुबई में, बजाय और किसी मुल्क में। लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, इंसाफ का निजाम ठीक करना पड़ेगा।
भावलपुर, मैं ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा जानता हूं। ये तब पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आएंगे जब इनको पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम के ऊपर इत्मीनान होगा। तो हमारी जंग सबसे पहले इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए हमें इस मुल्क में इंसाफ कायम करना पड़ेगा। और इंसाफ तब कायम होगा जब ये बड़े बड़े डाकुओं को कानून के नीचे लेके आएंगे। जब ये जो कहते हैं कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, इन लोगों ने जो पैसा लूटा है मुल्क से, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा, जब तक ताकतवर के लिए एक कानून, ताकतवर डाके मारे तो एनआरओ, और छोटा चोर जब तक जेल में जाएगा और बड़े डाकू को हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ेगा, या कानून की हुक्मरानी नहीं होगी बल्कि ताकत की हुक्मरानी होगी। और ताकत की हुक्मरानी जंगल में होती है, जंगल का कानून है। कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक उधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिधर इंसाफ नहीं होता। उठा के देखें दुनिया के मुल्क, जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतर है वहां खुशहाली ज्यादा है। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, वो दुगना साइज है स्विट्जरलैंड का और ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन छोटा सा स्विट्जरलैंड दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसाफ यानी कि कानून की हुक्मरानी स्विट्जरलैंड में है। कोई ताकत से ताकतवर इंसान कानून के नीचे है। जब इंसाफ होता है खुशहाली आती है। तो सबसे ज्यादा जंग मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बहावलपुर के बाशऊर शहरियों, हमारी सबसे बड़ी जंग इस मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए, ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं इनको कानून के नीचे लाने के लिए, रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए। तो बहावलपुर तैयार हो आप मेरे साथ? जो पाकिस्तान हम चाहते हैं, किसी थाने के अंदर किसी गरीब आदमी पर जुल्म नहीं होगा। कोई शहबाज गिल जैसे लोगों को और जमील फारूकी जैसे सहाफियों पे किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, जो पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं। और कोई ताकतवर एनआरओ नहीं ले सकेगा। कानून सबके लिए एक होगा। और हम वो पाकिस्तान चाहते हैं कि कोई इदारा कानून नहीं तोड़ सकेगा। सारे इदारे जो आइन के अंदर, जो दायरे के अंदर रह के काम करेंगे, सारे इदारे कानून की हुक्मरानी मानेंगे। ये जो गलत आदतें पड़ी हुई हैं इस मुल्क में, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर दे, कत्ल करे, चोरी करे, रिश्वत ले, जो मर्जी करे, हमारा इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। सिर्फ गरीब लोग जेल में हैं। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में थोड़े दिन जेल में गुजारे तो मेरे पाकिस्तानियों वहां सिर्फ गरीब चोर थे, सिर्फ गरीब लोग थे। बड़े बड़े डाकू मैं असेंबलियों में देखता था, ईवानों में थे। सिर्फ बेचारा कमजोर जेल में जाता है। और ये इसके ऊपर ऐसे निजाम के लिए हजरत अली रज़ियल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता।
ये है हमारी जंग कि जो ताकतवर इस मुल्क में अगर उसको पुलिस वाला रोकता है, कानून तोड़ता है, पुलिस वाला रोकता है, वो आगे से कहता है पता नहीं मैं कौन हूं। हमारे नए पाकिस्तान में पुलिस वाला कहेगा मुझे पता आप कौन है, फिर भी आपको सजा मिलेगी। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसके किसी की यह जरूरत नहीं होगी कि वो कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउस बन के पैसे लेके लोगों की पगड़ियां उछाले, उनके घर वालों की तौहीन करे, घर में औरतें उनकी तौहीन करे। किसी मगरबी ममालिक में कानून बने हुए हैं, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि कानून इंसान की इज्जत, उसकी डिग्निटी की हिफाजत करता है। और इंशाअल्लाह क्योंकि मेरी कौम बेदार हो गई है, मेरी कौम जाग चुकी है, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि मैं आज इस हुकूमत को एक वार्निंग देना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं। ये जितने भी चेरी ब्लॉसम आप, आपके वजीर, जो भी आपकी हुकूमत के पीछे हैं, कान खोल कर मेरी आज बात सुन लो। मैंने 4 महीने बड़ा बर्दाश्त किया, हर किस्म का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मीडिया का ब्लैकआउट किया कि जी इमरान खान को ना दिखाओ, जो सहाफी दिखाता था उसके ऊपर जुल्म, उसके ऊपर केसेस, ARY जो दिखाती थी उसको बंद कर दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको सलाम करते हैं कि आपने ARY को खोल दिया। तो मैं हमारे लोगों को 25 में जो इन्होंने तशद्दुद किया, जिस तरह इन्होंने लोगों के चादर और चार दीवारी उसको पैमाल करते हुए घरों में जाके घुस कर रात के 2 बजे, घर की ख्वातीन थी, शर्म नहीं आई इनको, हरासा करने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। और जिस तरह इन्होंने हमारी ख्वातीन को और फैमिलीज को लिबर्टी चौक लाहौर में और इस्लामाबाद में शेलिंग की, औरतें बच्चे थे उनको शेलिंग की, खौफ फैलाने के लिए। और मैं चाहता तो उस दिन मैं धरना देता, और मुझे पता था इंतशार होना है। मैंने सिर्फ अपने मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए फैसला किया कि मैं नहीं धरना खत्म करता हूं, क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। ये चोरों ने हमारी माशियत को तबाह कर दिया, मैं और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके बाद इन्होंने केसेस किए। जब 17 जुलाई को इनको बुरी तरह पंजाब के बाय इलेक्शन में फेंटा पड़ा और हमजा कुकड़ी फारिग हुआ, तो इन्होंने और केसेस बना दिए। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। और वो केस क्या है कि मैं कह रहा हूं कि शहबाज गिल पे जिन्होंने भी वो जुल्म होने दिया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। दहशतगर्द बना दिया, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। देखो शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, तुम्हारी गवर्नमेंट सुन लो, जो भी तुम्हारे पीछे सुन लो, ये कौम मुझे 50 साल से जानती है, क्रिकेट के दिनों से मुझे जानती है। एक चीज ये कौम जानती है कि जितना आप मुझे डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतना और मैं मुकाबला करूंगा। दिल से तू डट जा, दिल से वो बल्ला घुमा।
पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी है। कराची से लेके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा, मैं अभी आपको बलूचिस्तान में भी साबित करूंगा कौम मेरे साथ है। अभी मैं सिंध में जा रहा हूं और इंशाल्लाह साबित करूंगा कि सिंध की अवाम भी ये जरदारी माफिया को शिकस्त देने के लिए सब मेरे साथ है, साबित करूंगा मैं। तो मैं चेरी ब्लॉसम सुन लो गौर से, ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ, ये जो आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से हम घबरा के पीछे हट जाएंगे, मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो। लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। तो मैं आज आपको बड़ा अपने मुल्क का सोचते हुए मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। मैं आज राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में फिरा, मैंने जितना भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में हमारे लोग सारा राजनपुर और डीजी खान के इलाके में मुश्किल वक्त में बेचारे हमारे सैलाब के मुतासरीन हैं। तो मैं आज अपनी सारी कौम को कहता हूं कि ये हमारा फर्ज है, ये अल्लाह का हुक्म है कि जब हमारे इंसान मुश्किल में हो तो हम सब पे फर्ज हो जाता है हम उनकी मदद करें। इंशाअल्लाह मैं अपने लोगों के लिए, मुतासरीन के लिए, सारे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, इंशाअल्लाह इन सब के लिए मैं पैसे इकट्ठे करूंगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि पिछली टेलीथॉन में टाइम कम था, पैसे देने चाहते थे। इंशाअल्लाह उनके लिए मैं अगले इतवार को एक और टेलीथॉन करूंगा और ये सारा पैसा और जितने मेरे टाइगर फोर्स है, नौजवानों आपने मेरी टाइगर फोर्स ज्वाइन कर जानी है, क्योंकि हमने लोग उन इलाकों में अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों को भेजना है जिधर अभी भी लोग बड़ी मुश्किल में हैं। मैंने वो देखा, लोग, बच्चों, वो मच्छर, सारा चारों तरफ पानी है, मच्छर हैं, बच्चों को उस मुश्किल में है बेचारे, मुश्किल वक्त है। तो हमारे ऊपर, सबके ऊपर है और इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को भी मोबिलाइज करूंगा, पैसे भी इकट्ठे करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हम अपने जो बेचारे पाकिस्तानी आज मुश्किल में हैं उनकी जिंदगी आसान करें। और उसके लिए भी बावलपुर आप मेरे साथ खड़े हो। वैसे बावलपुर आज मेरा बड़ा दिल खुश हुआ आपका जोश और जज्बा देख के।
मैं अपनी आज टीम, भावलपुर की टीम, मेरे डीजी खान की टीम, मेरे एमएनएज, मेरे एमपीज, मेरी तंजीम के लोग, मैं आज आप सबको मुबारक देता हूं इस शानदार जलसे की। और आपके लिए भी मैं आज जाते हुए आप पे भी फर्ज कर रहा हूं, भावलपुर आपके लिए भी फर्ज कर रहा हूं कि आपने लोटे को पूरी तरह शिकस्त देनी है पाकिस्तान से।